यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की, जो कि पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और जिनका अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है कोई से भी नर्सिंग एग्ज़ाम का, तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब जो भी लोग चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि एमपी में ग्रुप 5 की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अगेन उन वैकेंसीज़ में है जो कुछ वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाना है, तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए अभी नोटिफिकेशन को क्या किया गया है, स्टॉप किया गया है। मतलब आपको दोबारा से नोटिफिकेशन है जो अपडेट किया जाएगा, जिसमें आपकी अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या अब वैकेंसी नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं है, वैकेंसी आपको आएंगी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी उसमें नर्सिंग की ओनली 50+ पोस्ट थी, कुछ वैकेंसी बहुत ही कम थी। इसीलिए नर्सिंग वालों की वैकेंसीज़ हैं जो बढ़ के आने वाली हैं, इसीलिए उस नोटिफिकेशन को क्या किया गया है, निरस्त किया गया है। री अगेन नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करके रखिए। और जो लोग एमपी ग्रुप 5 के प्रीवियस पेपर्स, मॉडल पेपर्स, जो भी स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। यदि हम पेपर्स की बात करें तो मोर देन 15 से ज़्यादा ऑफिशियल एमपी ग्रुप 5 के आपको स्टाफ नर्स के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उन पेपर्स के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस था सेम एज है जो पहले था, लास्ट 1-2 साल से रिपीट हो रहा है सिलेबस वही है, तो आप उन पेपर्स को सॉल्व करके देख सकते हैं। इवन इसके पहले व्यापम करवाता था पेपर, लेकिन अभी जो ESB के थ्रू अब आपका एग्ज़ाम होना है, तो जो पेपर है बहुत ही अच्छा आता है, तो आप लोग उन पेपर्स के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक बुक्स ऑर्डर नहीं की हैं वो लोग बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिमिटेड बुक्स अभी अवेलेबल हैं। सेकंड, जब प्रिंटिंग वाली और बुक्स आएंगी तब आपको और बुक्स रहेंगी, लेकिन अभी बुक्स हैं, लिमिटेड हैं, तो जो भी लोग पहले ऑर्डर करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, तो समझना आपको बहुत ईजी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का इनमें से महत्वपूर्ण फंक्शन कौन सा है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ट्रांसफरिंग सब्सटेंस, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और बहुत ही जल्दी जो ANM की बुक आने वाली है वो सेम एज इसी फॉर्मेट में होगी जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। इवन जो ANM बुक रहेगी वो CHO वाले भी प्रेफर कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट बुक आई थी उसमें ओनली पेपर्स बस थे, लेकिन जो सेकंड बुक आएगी हिंदी इंग्लिश में रहने के साथ साथ आपको नई नई चीज़ें भी ऐड करके दी जाएंगी। थर्ड बुक, सेकंड बुक ऑलरेडी रेलवे की आ गई है, जिसमें आपको जोड़ी में लाओ से लेके 1000 से ज़्यादा आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो सब चीज़ें आपको दी गई हैं, तो वो बुक भी आप ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या होगा? ब्लड को पंप करना, तो ये हार्ट का काम हो गया। सब्सटेंस ट्रांसफ़र करना भी नहीं होगा, न रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होगा रिफ्लेक्सेस को क्या करना, कंट्रोल करना। क्या है? रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट D, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है आपको, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है, एक इस हार्मोन की कमी से होगा। न्यूरेटिक पेप्टाइड, वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, या फिर इंसुलिन, किसकी कमी से होगा? ADH, नाम सुना होगा आपने, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यदि यहाँ पे बात की जाती मेलाइटिस की तब इंसुलिन कहते, लेकिन वैसोप्रेसिन है, मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स इज टर्म्ड एज। मानव शरीर कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी नहीं है, यहाँ पर फंगी की स्टडी की जाती है। यहाँ पर फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग की बात की जा रही है। साइटोलॉजी मतलब सेल्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया जहाँ भी लॉजी जुड़ जाए मतलब स्टडी है, साइटो का मतलब यहाँ पे सेल है, तो ह्यूमन बॉडी की सेल्स की बात की जा रही है। तो जब सेल्स की स्टडी की बात की जा रही है तो क्या होगा आपका? साइटोलॉजी। नेक्स्ट वन, द फेसिया विच सेपरेट मसल फ्रॉम स्किन इज।
तो फेसिया, यहाँ पर स्किन का आना है कि कौन सा फेसिया मसल्स को स्किन से सेपरेट करेगा, एपीफेसिया, डीफेसिया, सुपरफिशियल या फिर नन ऑफ द अबव, कोई सा भी नहीं। तो स्किन और मसल्स को सेपरेट करने की बात की गई है, तो वो काम करेगा कौन, डीफेसिया। कौन करेगा, डीफेसिया। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो अलग अलग तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है सुपरफिशियल फेसिया, क्या है, सुपरफिशियल फेसिया। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन है और उसको इंटरनल ऑर्गन और स्किन को सेपरेट करने का काम करेगा। डीप फेसिया जो कि यहाँ पर जो भी टिश्यू वगैरह हैं स्किन से कनेक्ट, उनको जो लिगामेंट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको एपीफेसिया। एपीफेसिया यहाँ पर क्या होगा, एपीफेसिया, या फिर यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं सुपरफिशिया। तो यहाँ पर सीरस मेम्ब्रेन और डीप फेसिया के बीच का पार्ट हो जाएगा एपीफेसिया। तो यहाँ पर जो डीप फेसिया है एक इसको करेगा जो भी टेंडन है, मसल्स हैं, इन सब के लिए, इंटरनल ऑर्गन के लिए कहें हम तो अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर होगा आपका डीप फेसिया, क्योंकि मसल लिगामेंट्स को स्किन से सेपरेट करने का काम कौन करेगा, डीप फेसिया। नेक्स्ट वन, कार्डियक आउटपुट इज अबाउट। कार्डियक आउटपुट लगभग कितनी होती है, एक एडल्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। एडल्ट जब भी यहाँ पर न्यूबॉर्न, एडल्ट या फिर कोई पर्टिकुलर एज ना दी हो तो आपको हमेशा कंसीडर करना है एडल्ट में। किसमें, एडल्ट में। तो यहाँ पर कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, जो एक हेल्दी पर्सन की कार्डियक आउटपुट होती है 5 लीटर ऑफ ब्लड। कितना, 5 लीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन, ईच हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटेड इन। तो एक हार्ट बीट है यहाँ पर कितने सेकंड में कंप्लीट होगी, मतलब कि कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पर एक जो ह्यूमन हार्ट बीट है कितने सेकंड में कंप्लीट होगी, 85 सेकंड, 8.5 सेकंड, 0.85 या फिर 5.8 सेकंड। कितने सेकंड्स में कंप्लीट होगी एक हार्ट बीट, टाइम तो होता है 0.8 सेकंड। कितना है, 0.8 सेकंड। तो यहाँ पे हम इसको, जब आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं 0.85 सेकंड, लेकिन यहाँ पर जो एक एक्चुअल नंबरिंग होती है वो होती है 0.8 सेकंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। तो पल्स के यहाँ पर कैरेक्टर कौन से नहीं है, पल्स की विशेषता नहीं है। पल्स रेट में होगी, रिदम में होगी, कंप्रेसिबिलिटी होगी, टैकिपनिया होगा। तो यहाँ पर पल्स का रेट होता है, रिदम होगी, एबनॉर्मल रिदम भी देखने को मिलती है, कंप्रेसिबिलिटी होगी, टैकिपनिया नहीं होगा। टैकिपनिया का मतलब होगा आपका फास्ट रेस्पिरेशन। क्या है, फास्ट रेस्पिरेटरी रेट। लेकिन यहाँ पर बात की गई है पल्स की, तो पल्स का नहीं है, तो वो क्या होगा, टैकिपनिया। टैकिपनिया का मतलब होता है फास्ट ब्रीदिंग। यदि यहाँ पर टैकीकार्डिया होता तब वो पल्स की अबनॉर्मलिटी होती, हाई पल्स होता। ब्रेडिकार्डिया होता तब लो पल्स रेट होती। लेकिन यहाँ पर टैकिपनिया दिया गया है, मतलब है रेस्पिरेशन से बिलोंग करेगा, हाई रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिया, लंग्स एंड। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र का पार्ट है जो ट्रैकिया है, जिसको माइंड पाइप कहते हैं, लंग्स है, और क्या होगा, लिवर होगा। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ईसोफेगस भी डाइजेस्टिव का है, पेंक्रियाज भी है। लेकिन यहाँ पर जो डायफ्राम मसल्स हैं, जो कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है डायफ्राम। तो यहाँ पर क्या होगा आपका डायफ्राम, जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो नेक्स्ट में पूछा है पाचन तंत्र का हिस्सा, तो मुंह भी है, स्टमक भी, इंटेस्टाइन भी है, सभी है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के सब किसके पार्ट हैं, सब है पाचन तंत्र के और डाइजेस्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द ओवरी एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। आप सबको पता होगा कि ओवरी है जो हार्मोन रिलीज करती है। अब यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो ओवरी का एज अ हार्मोन की तरह काम, हार्मोन रिलीज करने के लिए काम करेगा, एज एंडोक्राइन ग्लैंड का।
कौन सा होगा? स्ट्रोमा, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ग्राफियन फॉलिकल या फिर एपिथीलियम? तो ओवरी है जो, क्या है? ओवरी है जो कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आपने नाम सुना होगा। कार्पस ल्यूटियम के लिए क्या जरूरी है? ग्राफियन फॉलिकल्स, और जो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड का जो एज अ पार्ट की तरह काम करेगा ओवरी का एक हिस्सा, तो वो क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ब्लड इज नोन एज। तो रक्त में रोगजनक विषाणु की उपस्थिति क्या कहलाती है? बैक्टीरीमिया, टॉक्सेमिया, सेप्टिसीमिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या कहलाएगी? यदि ब्लड में है तब हम इसको कहते हैं सेप्टिसीमिया। क्या कहेंगे? सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में, जीवाणु विज्ञान में उपयोग किए जाने वाली मापन इकाई क्या है? नैनोमीटर है, माइक्रोन, माइक्रोमीटर या फिर B.SC? क्या होगा? तो नैनोमीटर में, माइक्रोन में हम कोई भी बैक्टीरिया की जो लेंथ है ये सब नहीं बताएंगे, बताए थे हम नैनोमीटर, मतलब जिस चीज़ों को हम अपनी नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर वो क्या होगा? नैनोमीटर। नेक्स्ट वन, टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो टी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं? सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, AB या फिर नन ऑफ दी अबव? किसके लिए होंगी ये? तो ये होती है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। कौन है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार? टी सेल्स। ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, ऑफिशियल पेपर है। चाहे आप कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम देते हैं उन सब के लिए पेपर हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ग्रुप 5 के लिए या रेलवे के लिए, सबके लिए है। बिडाल टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज अ टाइप ऑफ। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन तो क्वेश्चन से ही बन गए कि टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है बिडाल टेस्ट। अब बिडाल टेस्ट किस तरीके का टेस्ट है ये पूछा है। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन, लेटेक्स, कोएग्लूटिनेशन या फिर हीमो एग्लूटिनेशन? यहाँ पर यदि बिडाल की बात करें टाइफॉइड के लिए किया जाता है। टाइफॉइड का जो कॉजेटिव एजेंट है क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया गंदा खाना पानी पीने के कारण होगा। बिडाल टेस्ट इसके लिए कंट्रोवेटरी टेस्ट माना जाता है। तो ये कौन सा टेस्ट है? कहलाता है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। नेक्स्ट वन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बाय क्लेबिसेला आर यूजुअली कॉज्ड बाय। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। अब सबसे कॉमन इन्फेक्शन इसके थ्रू क्या होगा? क्लेबिसेला के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर B.SC। तो हमेशा UTI होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? B.SC, मतलब कि D। UTI होने का चांसेस भी रहेगा हॉस्पिटल में यदि आप 48 घंटे से ज़्यादा रुक गए, और आपको सर्दी खांसी जुकाम होने का रिस्क भी ज़्यादा होगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? क्लेबिसेला। नेक्स्ट वन, इन अनकॉन्शियस पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज असिस्ड बाय। यदि मरीज बेहोश है तो उसमें कॉन्शियसनेस लेवल कितना है, मतलब उसमें कितनी चेतना है अभी, तो क्या चेक किसके थ्रू चेक करेंगे हम? ग्लासगो कोमा स्केल, क्रेनियल नर्व स्केल, रिफ्लेक्सेस या फिर नन ऑफ दी अबव? यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मरीज बेहोश है तो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का इस्तेमाल। इन द केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट सेटिंग प्रायोरिटी इज अ पार्ट ऑफ। यदि मरीज टर्मिनल इल है, टर्मिनल इल का मतलब है कि उसको ठीक होने के चांसेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, जो कौन सी है जो आपकी प्रायोरिटी होगी? असेसमेंट की, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन? क्या प्रायोरिटी आपकी होगी? देखभाल कर रहे हैं तो आप, तो यहाँ पर जो आपकी सेटिंग प्रायोरिटी होगी प्लानिंग करने की, कि उसके ऊपर किस तरीके की केयर आप करने वाले हैं, वो होगा आपका। नेक्स्ट वन, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय। तो जस्ट अभी बताया टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरा से तो यहाँ पर कोलेरा होगा, हैजा जिसको कहेंगे। टाइफॉइड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल? साल्मोनेला। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से TB होगी और लेप्रा से लेप्रोसी होगी।
नेक्स्ट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ नर्सेज। तो शब्दकोश के अनुसार नर्स का मतलब क्या है? सस्टेन, नरिश, सपोर्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सब कुछ है। नर्स का मतलब होता है सपोर्ट भी करना, नरिश करना, सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना, तो ये सभी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट वन, द रूल्स और प्रिंसिपल दैट गवर्न कंडक्ट आर नोन एज। सही आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम या सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? एथिक्स है आपके, प्रोफेशन है, प्लेस है या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर रूल्स होते हैं जो हमारी नर्सिंग में, जिसको हम जानते हैं एथिक्स के नाम से। ये कहते हैं ना कि ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, ये हमें नहीं सिखाया गया है, ये सब चीज़ें नहीं करने को कहा गया है, न किसी से रिश्वत लेना न देना, और ना किसी को गलत मेडिकेशन वगैरह करना, ये सब क्या है? हमारे एथिक्स हैं। नेक्स्ट वन ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल फॉर नर्सिंग इज। तो एक एथिकल प्रिंसिपल कौन सा है? प्रोफेशनलिज्म, एडवोकेसी, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक एथिकल प्रिंसिपल है यहाँ पर एडवोकेसी। क्या है आपकी? एडवोकेसी। नेक्स्ट है क्लोज्ड बेड। एक पेपर में, एमपी के पेपर में ओपन बेड क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर एक क्लोज्ड बेड पूछा गया है। क्लोज्ड बेड यहाँ पे क्या है? एडमिशन बेड, एम्प्टी बेड, बेड विथ क्लाइंट ऑन इट या फिर नन ऑफ दी अबव। बेड विथ क्लाइंट तो ऑक्यूपेशनल बेड होगा, यहाँ पर एक कहलाएगा आपका एम्प्टी बेड। क्या होगा? एम्प्टी बेड, मतलब कि क्लोज्ड बेड। नेक्स्ट वन, ब्लैंकेट बेड इज मेड फॉर पेशेंट विथ। तो जो ब्लैंकेट बेड बनाया जाता है, कंबल बिस्तर बनाया जाता है, किस तरीके के मरीज के लिए बनाया जाएगा? डिस्निया, पैंक्रेटाइटिस, रोमेटिक डिसीज या फिर चेस्ट पेन वाले के लिए। जैसे हमने पोजीशन पढ़ी है वैसे ही बेड मेकिंग में भी अलग अलग कैटेगरी के बेड हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर कंबल बिस्तर या ब्लैंकेट बेड है, ये जनरली बनाया जाता है संधि रोग के लिए, मतलब रूमेटिक अर्थराइटिस वाले मरीज के लिए, रूमेटिक डिसीज वाले मरीज के लिए। नेक्स्ट इज इन फिजिकल एग्जामिनेशन अ फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट इज कंडक्टेड। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान है जो एक यहाँ पर हेल्थ असेसमेंट किया जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? टू असेस अ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम, टू एस्टेब्लिश द टाइप ऑफ बेड, टू असेस द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या होगा यहाँ पर? फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आप मरीज की रिसेंट में क्या हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे असेस करेंगे। टू असेस आ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ बेड या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको पहले चेक नहीं करना, पहले रिसेंट में क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, पहले आप उसको चेक करिए। इस तरीके के क्वेश्चन एमपी ग्रुप 5 में और स्पेशली रेलवे नर्सिंग में बहुत आने के चांसेस हैं। ये आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको जो सिलेबस दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये आपको वही प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन यहाँ पर, होलिस्टिक हेल्थ केयर मीन। हमने जो मॉडल पढ़े हैं यहाँ पर वही है। तो होलिस्टिक केयर है जो, होलिस्टिक केयर का मतलब क्या है? फोकस्ड एंड जनरल केयर, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल केयर, कॉम्प्रिहेंसिव टोटल केयर या फिर साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल केयर। किस तरीके की केयर आपकी होगी होलिस्टिक हेल्थ केयर में? होलिस्टिक का मतलब ही यहाँ पर समग्र स्वास्थ्य देखभाल। समग्र का मतलब पूरा, पूरे का मतलब यहाँ पे क्या है? टोटल देखभाल, मतलब व्यापक और पूर्ण देखभाल। नेक्स्ट वन इज सैंडबैग आर यूज्ड टू प्रिवेंट। एमपी ग्रुप 5 में 2013 में एक क्वेश्चन आया था, सैंडबैग का इस्तेमाल किसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है? बैकएक, फॉल्स, फूड ड्रॉप या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्बुलेशन। तो यहाँ पर सैंडबैग इस्तेमाल किए जाते हैं फूड ड्रॉप को रोकने के लिए। मतलब आपके जो पैर दर्द हो रहे हैं यदि, या फिर किसी में जो पेरोनियल नर्व कंप्रेस होती है, तभी फूड ड्रॉप की कंडीशन बन सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो बैग इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेत के बैग और सैंड बैग। नेक्स्ट वन,
द फुल फॉर्म ऑफ BMW मैनेजमेंट, तो यहाँ पे BMW की कार नहीं है, आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है तो क्या है, होगा आपका सी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। प्रेशर अल्सर मोस्ट कॉमनली अकर्स इन, तो प्रेशर अल्सर से जो कहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सैक्रल रीजन, हेड, हैंड या स्केपुलर रीजन, मतलब शोल्डर के यहाँ पर। तो सबसे कॉमनली होने के चांसेस होते हैं सैक्रल एरिया में, कहाँ पर, सैक्रल रीजन में। नेक्स्ट है द इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर ऑफ हेल्थ टीम फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट इज। इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बेहोश मरीज के लिए जो एज आप हेल्थ टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि मरीज़ तो खुद से बता नहीं पाएगा, पेशेंट खुद से कुछ बता नहीं पाएगा, आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को रिपोर्ट करके रखना है। क्या करना है, रिपोर्ट करना है। फिर है हाइपर पायरेक्सिया मतलब वेरी हाई ग्रेड फीवर। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब क्या होगा, 103 डिग्री फ़ारेनहीट फीवर, अबव 105 डिग्री या फिर अबव 103। अब हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है जब भी फीवर 102 से लेके 105-6 तक चला जाए। तो यहाँ पर 105 वाला भी होगा और 103 वाला भी होगा, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A एंड C। क्या हो जाएगा, A एंड C, मतलब यहाँ पर 103 से ज़्यादा और 105 से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे होगा आपका A एंड C। क्लियर, B नहीं होगा आपका। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। परकसन। नेक्स्ट वन, इन डेमोग्राफी द स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज। यदि डेमोग्राफिक साइकिल में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो जाएं तो ये क्या है, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग या लो स्टेशनरी। आपके लिए एक कर्वसेव ग्राफ में मैंने कई क्लासेस में पढ़ाया है कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो जाएं, लो हो जाएं, बर्थ रेट क्या हो जाए, यहाँ पर लो हो जाए, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है लो स्टेशनरी। क्या है, लो स्टेशनरी और कम स्थिर। नेक्स्ट वन, विच इज़ अ सबडर्मल इम्प्लांट अमंग दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर सबडर्मल इम्प्लांट के लिए जो एक पैच टाइप के यूज़ किए जाएंगे वो क्या होगा। ये सभी यहाँ पर आपको कॉन्ट्रासेप्शन एक तरीके से बताए गए हैं, तो क्या होगा वो, DMPA सबक्यूटेनियस 104 mg, नॉरप्लांट R2, नेट EN, साइक्लोफेम और साइक्लोप्रोवेरा क्या है जो एज अ सबडर्मल इम्प्लांट की तरह है जो लगाए जाएंगे। आपने मूवीज़ वगैरह में तो बहुत देखे होंगे। ये क्या होंगे आपके DMPA SC 105। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट कब आया था, 1946, 1947, 1948 या फिर 1952 में। तो ये आया था 1946 में। कब, प्राइमरी हेल्थ केयर का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट वन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स ये सारे के सारे हैं। असिस्ट करते हैं हम हेल्थ नीड्स को, डेटा कलेक्ट करते हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है आपका वो अच्छा होना चाहिए, मेंटेन करके चलेंगे आप, मतलब यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। क्या है, सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इज। हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, रेफरल सिस्टम,
मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ फैमिली फोल्डर या फिर राइटिंग रिपोर्ट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रेफरल सिस्टम। जो यहाँ पर कंपोनेंट पूछा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, तो वो क्या होगा, रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की विशेषता क्या है, समुदाय की अलग अलग भाषाएं, डिफरेंट एटीट्यूड, कॉमन वैल्यू एंड इंटरेस्ट या कॉमन गोल्स। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत क्या होगी कि जो वैल्यू है वहाँ के क्या है, कॉमन वैल्यू और कॉमन इंटरेस्ट है जो वहाँ के लोगों का होगा। लैंग्वेज अलग, कम्युनिटी आप एक गांव को ले लीजिए, वहाँ पे देखिए सबकी लैंग्वेज सेम होगी, रहन सहन भी वन सबका सेम होगा। तो यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू और इंटरेस्ट है वहाँ की कुछ एक सेम होंगी। द परमानेंट रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट हेल्थ स्टेटस इज नोन एज। यदि किसी मरीज का परमानेंटली जो भी डेटा लिख के रखा गया है वो उसके रिकॉर्ड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ओरल भी हो सकती हैं यहाँ पे, इसलिए क्या होगा आपका, रिकॉर्ड्स होंगे, रिपोर्ट नहीं होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर वॉज गिवन बाय। कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर मतलब व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की जो अवधारणा है किस कमेटी में दी गई, भोर कमेटी ने, मुखर्जी कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी या फिर करतार सिंह कमेटी में। कौन सी कमेटी में दिया गया था, तो ये दिया गया था करतार सिंह कमेटी में। आपको ये जो कमेटी दिख रही है, भोर कमेटी, मुखर्जी, श्रीवास्तव, करतार सिंह, जंगल वाला कमेटी, तो ये सभी कमेटी एग्जाम में आपको आती हैं। एक कमेटी तो यदि आ ही सकती है, तो यहाँ पर 6-7 कमेटी हैं जिनके आपको किस ईयर में आई और इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी वो ज़रूर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर एक कमेटी जिसने कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन सी थी, करतार सिंह कमेटी। नेक्स्ट वन, द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन द कम्युनिटी आर। तो समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है। डायरेक्ट सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड फैमिली, सर्विसेज टू कम्युनिटी एज आ होल, सर्विसेज टू वल्नरेबल ग्रुप्स। तो इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ डिलीवरी उन लोगों के लिए होगा कमज़ोर वर्ग के लिए। किसके लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए। नेक्स्ट वन, इंडिकेशन फॉर चेस्ट ड्रेनेज। तो चेस्ट ड्रेनेज किस में किया जाएगा, टीबियल फ्रैक्चर में, न्यूमोथोरैक्स, एब्डोमिनल ट्रॉमा में कि नन ऑफ दी अबव में। सीधी सी बात है, टीबियल फ्रैक्चर वाले में हम चेस्ट ड्रेनेज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लूइड थोड़ी एक्यूमुलेट होना है ना। एब्डोमिनल ट्रॉमा में यहाँ पे होगा न्यूमोथोरैक्स के मरीज में, किसमें, न्यूमोथोरैक्स के मरीज में चेस्ट ड्रेनेज है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन, पेनफुल वॉइडिंग मतलब पेशाब करते समय दर्द होना, क्या कहलाएगा, डिसयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया। एनयूरिया का मतलब तो एब्सेंट रहेगी पेशाब, ओलिगो में बहुत कम जाएंगे, पॉली में बहुत ज़्यादा जाएंगे, डिसयूरिया में पेनफुल यूरिनेशन होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, डिसयूरिया। नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग बाउल एलिमिनेशन इज, मतलब स्टूल पास आउट करते हैं आप जब, तो यहाँ पर कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, एज, फ्लूइड इनटेक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर भी सभी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। न्यूट्रिशन, यदि आपने हाई फैटी डाइट वगैरह ली, जो फाइब्रस डाइट नहीं ली तो कॉन्स्टिपेशन होगा आपको। एज पर एज भी डिपेंड करेगा, जैसे जैसे एज घटती जाती है आपका बाउल कंट्रोल कम होते जाएगा, तो लूज मोशन भी होने के चांसेस रह सकते हैं। फ्लूइड इनटेक, बच्चे कम खाएंगे पिएंगे कंपेयर टू बड़ों के, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी बाउल एलिमिनेशन पर। नेक्स्ट वन, डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज। तो ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो वो कौन सी है, कम्युनिकेबल, हिमोलाइटिक, जेनेटिक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो वो बीमारी कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में फैलने वाली बात की जा रही है। जो स्प्रेड होने वाली बीमारी है एक से दूसरे में होगी कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे सर्दी, जुकाम। नेक्स्ट वन, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग असेप्सिस इन अ हॉस्पिटल इंक्लूड। तो हॉस्पिटल में जो असेप्सिस मतलब कि अपूर्णता बनाए रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या, हैंड वॉशिंग तो है ही, यूटिलाइजिंग ग्लव्स, गाउन, मास्क आर एज इंडिकेटेड,
क्लीनिंग इक्विपमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सब चीज़ें होंगी। असेप्सिस टेक्निक मेंटेन करने के लिए हैंड वॉश के अलावा जो इक्विपमेंट है उनको क्लीन होना चाहिए। आफ्टर यूटिलाइज और बिफोर यूटिलाइज उन पर लेबलिंग होनी चाहिए कि कौन से यूज्ड है कौन से अनयूज्ड है। नेक्स्ट वन, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। शार्प इंस्ट्रूमेंट को किस में स्टरलाइज नहीं करना है? ऑटोक्लेविंग में, बॉइलिंग में, हॉट एयर ओवन या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको क्या नहीं करना है? उनको हमें बॉइलिंग नहीं करना है। क्या है? बॉइलिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, फॉलर्स पोजीशन इज यूज्ड फॉर। फॉलर्स पोजीशन यूज की जाती है किसमें? कार्डियक पेशेंट में, रेस्पिरेटरी, गायनेकोलॉजिकल में या फिर A&B। गायनेकोलॉजिकल वाले के लिए तो जो पोजीशन अपनाई जाती है वो लिथोटॉमी होती है। तो यहाँ पर फॉलोअर्स नहीं होगी। अब कौन से में यूज़ की जाएगी फॉलोअर्स पोजीशन? तो फॉलोअर्स पोजीशन यूज़ की जाती है आपकी रेस्पिरेटरी में भी कर सकते हो, कार्डियक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? लेकिन मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर फॉलोअर्स पोजीशन अपनाई जाएगी वो होगी यहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ही मेनली। तो यहाँ पे आपका आंसर अकॉर्डिंग टू मी डी होना चाहिए, क्योंकि कार्डियक में भी अपना सकते हैं, रेस्पिरेटरी में भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पर्पस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव बेड इज। तो पोस्ट ऑपरेटिव बेड का क्या पर्पस है? टू रिलीव पेशेंट आफ्टर सर्जरी, टू प्रोवाइड वार्मथ ऑफ पेशेंट, टू प्रोटेक्ट मैट्रेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव बेड के लिए? पोस्ट ऑपरेटिव बेड के लिए पर्पस ये सभी होंगे। क्या होंगे? सभी पर्पस होंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट इज। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट बिलो 60 चली जाए। टैकीकार्डिया का मतलब होगा 100 से ज़्यादा, लेकिन ब्रेडी में क्या रहेगी? ये कम रहेगी। पल्स ऑक्सीमेट्री इस। तो पल्स ऑक्सीमेट्री किस तरीके का प्रोसीजर है? नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव एंड पास इवन घर में भी रखा होगा पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे। तो नॉन इन्वेसिव, किसी भी तरीके की काट पीट तोड़ फोड़ यहाँ पे आपके साथ नहीं की जाएगी। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है अ लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर दैट वायलेट्स द लॉ इज कॉल्ड। बालकों के व्यवहार का वैध वर्गीकरण जो कानून का उल्लंघन करता है क्या कहलाएगी? पाइका, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर एन्यूरेसिस। लीगल क्लासिफिकेशन की बात की गई है, कौन सा है? आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो। क्लास हम आगे तक और लेते, लेकिन मेरा गला ऑलरेडी पूरे तरीके से जाम है। आज इतनी ही यहाँ पर मेहनत आपके लिए हो पाई। तो जिन भी लोगों ने PDFs या नोट्स या जो भी बुक्स वगैरह आपको ऑर्डर करनी है वो बुक्स आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, जो भी टाइम दिया गया आपको, उस टाइम पे आपकी बुक्स आप तक डिलीवर हो चुकी हैं। चाहे मे बी कुछ यदि नेचुरल रीजंस रहे हो, मतलब बारिश बाढ़, क्योंकि लास्ट 1 वीक है जो बेंगलोर का वेदर बहुत ख़राब रहा, तो इस रीज़न से आपकी बुक्स डिले हुई होंगी। लेकिन बुक्स आप सभी की आपके घर तक पहुंच गई हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, और जिनकी ऑन द वे हैं वो भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। जो भी लोग बुक्स और ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। PDF फॉर्मेट में भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।